Welcome to Vivas One Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। तो हमने फिजिक्स को और केमिस्ट्री को कम्प्लीटली ख़त्म कर रखा है और अभी हम बातें करने जा रहे हैं बायोलॉजी के बारे में। फिजिक्स और केमिस्ट्री हमारा कम्प्लीटली अपलोडेड है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर आप प्लेलिस्ट को चेक करके उन वीडियोज़ को चेक करिए, क्योंकि उन वीडियोज़ में मैंने आपको थ्योरी के साथ साथ जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एनडीए एग्ज़ाम में पूछे गए थे उनको भी मैंने यहाँ पर मेंशन करा है और केमिस्ट्री को भी उसी लेवल पे मैंने ख़त्म करा है। अब मैं बातें करूँगा बायोलॉजी के बारे में और बायोलॉजी के हर दिन दो दो वीडियोज़ आएंगे और बहुत ही कम टाइम में मैं बायोलॉजी को भी ख़त्म कर दूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इसी चैनल पे सभी के सभी कंटेंट अपलोड होने जा रहे हैं और आपको बहुत ही आसानी से मैं कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट करवा दूंगा बहुत ही कम दिनों में। और अगर आपको ये सभी नोट्स चाहिए, हमारे पीडीएफ नोट्स, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए एक एक करके बातें करी जाए। सबसे पहले यहाँ पूछा गया है व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है? सेल की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मान लीजिए कि आपके पास आप जिस मकान में भी बैठे हुए हैं, जिस बिल्डिंग में आप बैठे हुए हैं, उसमें ये जो पूरा घर है, पूरा का पूरा मकान है, ये मान लीजिए किसी एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी है, मान लीजिए ह्यूमन का बॉडी है। अगर मैं इस मकान से एक छोटे से ईंट को बाहर निकालूँ, एक छोटे से ब्रिक को बाहर निकालूँ, तो मान लीजिए मैंने यहाँ से एक छोटे से ब्रिक को बाहर निकाला, तो ये जो ब्रिक है, ये ब्रिक कहीं ना कहीं सेल है। सेल इससे भी छोटा होता है, मैंने एग्जाम्पल से बताया कि सेल जिससे एक मकान छोटे छोटे ईंटों से मिल के बनता है, उसी तरह से एक बॉडी छोटे छोटे सेल से मिल के बनता है। तो सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है लाइफ का, वो क्या है? वो हमारा सेल है। ठीक है। इन अनदर वर्ड, सेल मेक अप द लिविंग थिंग्स एंड कैरी आउट द एक्टिविटीज दैट कीप लिविंग थिंग्स अलाइव। और सेल में ही कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ भी होते हैं जिसकी वजह से लिविंग थिंग्स या फिर सेल अलाइव रह सकते हैं। चलिए आगे बातें करी जाए। यहाँ पर सेल थ्योरी के बारे में बातें करी जा रही है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस जगह को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है आपको, क्योंकि यहाँ से काफ़ी टाइम्स क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहला क्या बोला गया है? ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके चारों तरफ आपको दिखते हैं, वो कहीं ना कहीं एक या फिर एक से ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं। मैक्सिमम टाइम एक या एक से ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म एक सेल के बने होते हैं, तो उनको हम सिंगल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, तो उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम दे देते हैं। ऑल लिविंग सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय डिवीजन। मतलब आप आज जो सेल देख पा रहे हैं अपने चारों तरफ, कहीं ना कहीं ये प्री एग्जिस्टिंग एक सेल से ही डिवाइड होकर के बना होगा। कहीं ना कहीं ये जो सेल आप आज देख पा रहे हो, ये पहले से एग्जिस्ट करता हुआ सेल से डिवाइड होकर के ही बनता है। तो फर्स्ट सेल की उत्पत्ति कैसी हुई होगी, कैसे नए नए ऑर्गेनिज्म बने, कैसे लाइफ की उत्पत्ति हुई, इन सभी को हम लोग इवोल्यूशन चैप्टर में बातें करेंगे इन सभी के ऊपर। तो इवोल्यूशन चैप्टर को भी देखने के लिए आप वीडियोस को कम्प्लीटली फॉलो कीजिए, सीरीज़ को फॉलो कीजिए। आपको इवोल्यूशन चैप्टर में मैं सभी बातों को क्लियर करवाऊंगा। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा गया है ये देखता हूँ। द सेल इज द बेसिक यूनिट एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको बता ही दिया है कि सेल जो वो बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। अच्छा, फिर क्या बोला गया? सेल थ्योरी इज द कलेक्शन ऑफ आइडिया एंड कंक्लूजन ऑफ मेनी डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम दैट डिस्क्राइब हाउ सेल ऑपरेट्स। तो ये बहुत सारे साइंटिस्ट के आइडियाज़ का एक कलेक्शन है कि कैसे सेल ऑपरेट होता है। इसी को हम कहते हैं सेल थ्योरी। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आ चुका है, जो कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हु अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट डिस्कवर सेल। सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने करी थी? यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आप मतलब याद रखने वाले क्वेश्चन होते हैं। जल्दी आपको इसके लिए कोई थ्योरी वगैरह को आपको दिमाग में रिटेन नहीं करना होता, बस आपको नाम याद रखना होता है। तो सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने करी थी? तो सेल की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने करी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक। चलिए आगे बातों को करा जाए। और यहाँ पर आप देख पाओगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बातें करी जा रही है कि क्या होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। चलिए इन पर चर्चा करा जाए।
तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बने होते हैं उनको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। एन ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल इज कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिर्फ और सिर्फ कितने सेल के बने होते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के कुछ एग्जांपल्स है यूग्लिना जो कि एक प्रोटिस्टा है, पैरामीशियम और ईस्ट, ये सभी क्या है? ये तो ईस्ट एक फंजाई है और ये दोनों क्या है? प्रोटिस्टा है। ये लोग कैसे कितने सेल के बने होते हैं? तो ये लोग एक सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, इसलिए इनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहा जाएगा? तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाएगा जिनमें एक सेल जिनकी संरचना एक सेल से नहीं होती है, काफ़ी सेल्स मिल करके जिनकी संरचना होती है, उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एन ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल इज कॉल्ड एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उनको हम क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे कि प्लांट एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ऑफ कोर्स इतने बड़े बड़े प्लांट्स है तो एक सेल से बना तो नहीं होगा, क्योंकि एक सेल तो बहुत ही छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, आपको दिखेगा भी नहीं। एनिमल्स ये भी क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। और फंगस ये सब क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर हम यहाँ बातें करें साइज ऑफ सेल की बातें करेंगे अगर, तो स्मॉलेस्ट सेल जो है वो कौन है? माइकोप्लाज्मा है, जिसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है। सेल वेरी इन साइज, सेल की जो साइज होती है वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है, अलग अलग साइज के सेल देखने को मिलते हैं। मोस्ट सेल आर वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक, दे मे बी ए लार्ज माइक्रोस्कोपिक। कुछ कुछ सेल बहुत छोटे होते हैं, जो छोटे होंगे उनको हम लोग माइक्रोस्कोपिक का नाम देंगे, और जो कुछ कुछ लार्ज होंगे उनको हम लोग मैक्रोस्कोपिक का नाम देते हैं। द यूनिट यूज टू मेजर साइज ऑफ द सेल इज माइक्रोमीटर। तो आप जो यूनिट यूज़ करोगे सेल को मेज़र करने के लिए वो होगा माइक्रोमीटर, जो कि 10⁻⁻6 मीटर के इक्वल होता है। 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर के इक्वल होता है। सबसे छोटा सेल कौन था? माइकोप्लाज्मा था। और सबसे लार्जेस्ट सेल जो है वो क्या है? ऑस्टिच का अंडा है, एग ऑफ ऑस्टिच, जो कि 18 सेंटीमीटर का होता है। चलिए आगे बात करें जाए साइज ऑफ द ह्यूमन सेल के बारे में बात अगर हम करेंगे, तो ह्यूमन के बॉडी में सबसे छोटे सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्पर्म सेल। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज स्पर्म सेल, जिसकी साइज होती है 5 माइक्रोमीटर। और लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज ओवम सेल, जिसकी साइज होती है 120 माइक्रोमीटर। और सबसे लंबी जो सेल होती है उसका नाम है लॉन्गेस्ट सेल, उसका नाम क्या है? नर्व सेल, जो कि हमारे ब्रेन में होता है, जिसका साइज 1 मीटर तक भी हो सकता है। इससे छोटे भी होते हैं, मैक्सिमम 1 मीटर तक हो सकता है। अगर हम शेप ऑफ सेल के बारे में बातें करें तो यहाँ पर बोला जाता है कि काफ़ी अलग अलग शेप के सेल्स देखे जाते हैं। वेरिएशन डिपेंड्स मेनली अपॉन द फंक्शन ऑफ सेल। किस काम के लिए आप कौन से सेल के बारे में बातें कर रहे हो और वो सेल का क्या काम है, क्या फंक्शन है, उस पर डिपेंड करता है कि उसका शेप कैसा होगा। सम सेल लाइक यूग्लिना एंड अमीबा कैन चेंज देयर शेप बट मोस्ट सेल हैव फिक्स शेप। मतलब क्या कुछ कुछ सेल ऐसे भी होते हैं, जैसे कि हो गया यूग्लिना और प्रोटिस्टा वगैरह, अमीबा के कुछ मेंबर्स, ये लोग क्या करते हैं? अपने शेप को अपने नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर पाते हैं। मगर मेजॉरिटी ऑफ जो सेल्स होते हैं उनके जो शेप होते हैं वो कहीं ना कहीं डिफाइन होता है, वो चेंज नहीं होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मगर कुछ कुछ सेल ऑफकोर्स सिचुएशन के साथ अपने आप को चेंज कर पाते हैं। अगर हम बातें करके हमारे आरबीसी रेड ब्लड सेल के बारे में बातें करें तो ये नॉर्मली सर्कुलर होते हैं और बाई कॉन्केव शेप के होते हैं। मतलब कुछ हद तक ये ऐसे होते हैं दिखने में, सर्कुलर और बाई कॉन्केव शेप के होते हैं। फॉर इजी पैसेज थ्रू द ह्यूमन कैपिलरी से पास करने के लिए इसका शेप कुछ ऐसा होता है। नर्व सेल आर ब्रांच टू कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। नर्व सेल जो है यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये ब्रांच होता है, और इसकी ब्रांच होने के पीछे की रीज़न क्या होती है कि ताकि एक जगह से दूसरी जगह तक ये कंडक्ट कर पाए, इम्पल्स को ट्रांसफर कर पाए, है ना। ह्यूमन WBC कैन चेंज देयर शेप टू इनगल्फ द माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट आर इंटर। तो ह्यूमन हमारे बॉडी में भी, हमारे ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं जो अपने शेप को चेंज कर पाते हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट तक, क्योंकि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अटैक करते हैं, मैक्रोफेज एक्टिविटी को शो करते हैं, तब इनको अपनी शेप को चेंज करना होता है। अब आगे चलते हैं, एक और बारे में बात करी जाए, स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में बातें करी जाए। क्या बोला गया यहाँ पर? ध्यान से देखिए। द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल हैज़ बीन स्टडी अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है सेल के स्ट्रक्चर को तो आपको इस चीज़ की स्टडी करने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, या फिर अगर आपको उससे भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। सर्टेन स्ट्रक्चर कैन बी सीन ओनली अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कुछ कुछ स्ट्रक्चर तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखाई पड़ेंगे, जैसे कि हो गया राइबोसोम का स्ट्रक्चर, जिसको देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ही जरूरत पड़ेगी।
द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एज सीन अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड अल्ट्रा स्ट्रक्चर। और जिस स्ट्रक्चर को आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो उसे हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करता है, मेनली वो जो भी एक कंपाउंड है, जो भी एक स्ट्रक्चर है, उसे क्या करता है, वो 2000 गुना, बहुत बड़ा, मैं उतना बड़ा यहाँ बना नहीं सकता हूँ, तो 2000 गुना वो क्या करता है, उसे इनलार्ज करके दिखाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन की जो पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि यहाँ पर देखिए दी गई है, जो कि लगभग 5 लाख गुना तक, 5 लाख गुना तक बड़ा करके किसी भी आप ऑब्जेक्ट को देख पाओगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। चलिए आगे बातें करी जाए सेल के बारे में। देखिए ये थे कुछ सेल के बारे में कुछ बातें, जहाँ से कि क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, मगर अब हम जिन बारे में बातें करेंगे यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो चलिए इन सभी चीज़ों को भी डिस्कस करा जाए और कैसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं उन बातों को भी मैं आपको समझाऊंगा। जैसे देखिए यहाँ पर एक सेल का स्ट्रक्चर दिया गया है, मैं थोड़ा इसको छोटा कर लूँ। सबसे पहले आप देखिए कि जो नंबर 1 में है न्यूक्लियस को दिखाया गया है, तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये काट के दिखाया गया है, क्योंकि अंदर के डिटेल स्ट्रक्चर को बताने के लिए भी इसको काटा गया है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये नंबर 1 स्ट्रक्चर हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 जो स्ट्रक्चर है हमारा वो क्या है, गोल्गी बॉडी दिखाया गया है। तो नंबर 2 जो स्ट्रक्चर है हमारा वो क्या है, गोल्गी बॉडी। तो नंबर 2 स्ट्रक्चर को आप यहाँ देखो तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये रहा हमारा, ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये एक फ्लैट सेक लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहते हैं, गोल्गी बॉडी कहते हैं। अब नंबर 3 में आपको वेसिकल्स है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोस्केलेटन है, सेंट्रियोल है, लाइसोसोम है, साइटोप्लाज्म है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि वेसिकल्स कहाँ होते हैं, तो मेनली देखिए ये जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स टाइप के स्ट्रक्चर है जिनके अंदर इंजाइम्स फिल होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वेसिकल्स कहते हैं। तो ये रहा वेसिकल्स। इसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये बाहर का जो लेयर है ना, ये सेल का जो बाहर का लेयर है, उसको अगर आप डिटेल में देखो तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि यहाँ पर 4 नंबर पे दिखाया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये सॉसेज से जो स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या कहते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये 5 नंबर में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है। साइटोस्केलेटन मतलब क्या होता है, साइटोस्केलेटन मतलब होता है कि सेल की हड्डियाँ। साइटो मीन सेल, स्केलेटन मतलब ढांचा, हड्डियाँ। तो साइटोस्केलेटन सेल की हड्डियाँ है, जो यहाँ पर दिखाया गया अंदर में है, फ्रेम टाइप का, जो यहाँ पर मार्क नहीं किया गया है। सेंट्रियोल कहाँ है, तो ये रहे सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर मैं दिखाऊंगा आपको। कुछ हद तक ऐसे 90 डिग्री में होते हैं सेंट्रियोल, कुछ ऐसा होता है दिखने में, कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर दिखाया गया है। लाइसोसोम, ये रहा हमारा लाइसोसोम। और साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के वॉल्यूम में जो फ्लूइड होता है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी बातें करी जा रही है। तो यहाँ पर प्लांट सेल भी है। मैं क्या करता हूँ आपको, पहले मैंने यहाँ से आपको एनिमल सेल को पढ़ाया, फिर मैं आपको यहाँ से प्लांट सेल को पढ़ाऊँगा, फिर मैं आपको बैक्टीरिया सेल को पढ़ाऊँगा। तो ये करने से पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक एक करके सेल को पहले समझा देता हूँ, फिर मैं आपको इनके डायग्राम को खुद से बना के दिखाऊंगा, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी और आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले प्लांट सेल को समझ लेते हैं। देखिए ये जो प्लांट सेल है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये न्यूक्लियस है, जो डेंस स्ट्रक्चर है, आप यहाँ देख पाओगे ये क्या है हमारा, तो ये न्यूक्लियस है, आप यहाँ पर आसानी से देख पा रहे हो। गोल्गी बॉडी कहाँ है, तो ये आप न्यूक्लियस देख लिया आपने। गोल्गी बॉडी नंबर 2 में जो है गोल्गी बॉडी है, जो मैंने आपको अभी अभी एनिमल सेल में भी दिखाया, ये गोल्गी बॉडी है। कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो एनिमल सेल में और प्लांट सेल में दोनों में कॉमन होते हैं, और बल्कि कुछ स्ट्रक्चर ऐसे भी होते हैं जो कि एनिमल सेल में नहीं होते हैं और प्लांट में होते हैं, और कुछ प्लांट में नहीं होते, एनिमल में होते हैं। वेसिकल्स आप यहाँ पर देख पाओगे कि 3 नंबर में क्या दिखाया गया है, वेसिकल्स छोटे छोटे। गोल्गी बॉडी के पास ही सिस्टर्नी और वेसिकल्स 2 पार्ट होते हैं, तो उन्हीं को अलग अलग करके दिखा दिया गया है और कुछ नहीं। लाइसोसोम भी वही एक गोल सा स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम। ये रहा यहाँ पर, ये हमारा है क्या, लाइसोसोम है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, जो सेल की जो कवरिंग है ये। अब प्लांट सेल में क्या होता है, एक सेल वॉल भी होता है बाहर में। प्लांट सेल में अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ होता है सेल वॉल, सबसे आउटर कवरिंग होता है सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर में होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल के ठीक अंदर में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखिए आपने यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पट्टी को हटा दिया गया है। इस पट्टी को हटा करके उसके बाद यहाँ पर
प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दिखाया गया है। इसका मतलब कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो कहीं ना कहीं सेल वॉल के थोड़ा सा अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट में भी था, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल में भी है। क्या करता है ये? तो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का, जो क्या काम करता है? जो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। क्लोरोप्लास्ट ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पर मैं आपको एक स्टार दे देता हूँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है। एब्सेंट इन एनिमल सेल, मैं यहाँ लिख देता हूँ एब्सेंट इन एनिमल सेल में ये क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। अगर सेल वॉल की बातें करी जाए तो इस पर भी मुझे स्टार करना होगा, क्योंकि ये भी कहाँ क्या होते हैं? ये भी एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में। वैक्यूल्स कहीं ना कहीं दोनों में होते हैं, अलग अलग टाइप का वैक्यूल होते हैं। यहाँ फूड वैक्यूल, कहीं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, मगर होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बातें अगर हम करेंगे तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे है? सेल वॉल। ये रहा हमारा वैक्यूल्स में दिखा दिया है। देखिए ये जो है ना न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ में, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा एक स्ट्रक्चर है। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हो तो उनको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर राइबोसोम एब्सेंट हो तो उनको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये दोनों टाइप के रेटिकुलम्स को यहाँ दिखाया गया है। मैं आपको स्ट्रक्चर को जब बना के दिखाऊंगा तो आपको कहीं ना कहीं क्लियरिटी हो जाएगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर हम बैक्टीरिया के सेल के बारे में बातें करें तो बैक्टीरिया सेल को कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये क्या होता है प्रोकैरियोटिक, क्या होता है यूकैरियोटिक, मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर है, या डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर है, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में मेनली डिफरेंस वगैरह को समझाऊंगा। ये हमारा कौन सा सेल है? तो ये हमारा यूकैरियोटिक सेल है। और जो एनिमल का सेल था हमारा, ये भी हमारा क्या था? तो ये भी हमारा यूकैरियोटिक सेल है। चलिए आगे बढ़ा जाए और चीज़ों को समझा जाए। तो हम बातें कर रहे थे बैक्टीरिया सेल के बारे में। तो बैक्टीरिया सेल के पास, बैक्टीरिया के पास जो सबसे आउटर कवरिंग होता है, सबसे बाहर वाला कवरिंग, ये जो सबसे आउटर कवरिंग है, जो आप यहाँ पर ध्यान से देख पाओगे, ये मोटा सा कवरिंग है, आप यहाँ पर ध्यान से देख पाओगे, इसको क्या कहते हैं? हम लोग कैप्सूल कहते हैं। तो बैक्टीरिया के पास जो ये सबसे बाहर वाला कवरिंग है, इसको क्या बोला गया है? कैप्सूल। और कैप्सूल के ठीक अंदर आप अगर इसको यहाँ से हटा दो तो यहाँ पर एक नेक्स्ट लेयर, मतलब पहले एक लेयर था, फिर दूसरा लेयर था, और इस लेयर को हम क्या कहते हैं? तो इस लेयर को हम कहते हैं सेल वॉल। पहले कैप्सूल, फिर सेल वॉल। उसके बाद आप इसको भी हटा दो अगर, तो यहाँ पर एक और लेयर आप देख पाओगे येलो कलर का, ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पर मैंने एक और लेयर बना दिया, और इसको हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप समझिए बातों को। प्लांट में क्या था? प्लांट में सेल वॉल था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। एनिमल में सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, सेल वॉल भी एब्सेंट थे। और बैक्टीरिया में दोनों है, सेल वॉल भी है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। तो बैक्टीरिया में तीनों होते हैं, और एनिमल में सिर्फ एक और प्लांट में दो। अब देखा जाए तो ये जो सेल का वॉल्यूम है, ये बीच वाला स्पेस, इस वॉल्यूम में एक फ्लूइड होगा, उस फ्लूइड को कहते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब बैक्टीरिया के सरफेस पे एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसकी वजह से वो चल फिर पाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजेला। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लैजेला। अच्छा, फूड ग्रेन्यूल्स होंगे बैक्टीरिया के पास, छोटे छोटे क्या होंगे? फूड ग्रेन्यूल्स, जो आप देख पाओगे यहाँ पर, ये क्या है? फूड ग्रेन्यूल्स है। प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या होता है? बैक्टीरिया के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है ना। सॉरी, प्लाज्मिड एक डीएनए, मतलब जो मेन डीएनए है ना, ये देखिए बैक्टीरिया के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, तो बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड क्या होता है? मेनली जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वही है और कुछ नहीं, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो बैक्टीरिया के पास डीएनए नहीं होता, अपना कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियोइड होता है। और इस डीएनए को छोड़ के अगर कोई एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए अगर आ जाए बैक्टीरिया के पास, ये न्यूक्लियर में 9 नंबर बता दिया, अगर एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए अगर आ जाए तो उसे हम कहते हैं प्लाज्मिड, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखो आप, ये क्या है? प्लाज्मिड। और यहाँ पर ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हो गए, वो वैसे सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। जिनके पास में डबल मेम्ब्रेन है वो यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनके नाम लिख देता हूँ और सेल का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। फिर मैं आपको सेल के डिटेल्स को भी पढ़ाऊँगा अच्छे से, तब आपको थोड़ी आसानी होगी चीज़ों को समझने में। वैसे भी ईजी है, कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा सेल को और अच्छे से समझाना चाहता हूँ ताकि आपको आसानी हो चीज़ों को समझने में, आपको ज़्यादा दिक्कतें ना हो चीज़ों को समझने में। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ और चीज़ों को समझाता हूँ। चलिए यहाँ पर हम लोग बातें करते हैं सेल के बारे में। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? तो मैंने आपको बताया एनिमल सेल के बारे में बातों को बताया। तो देखिए, एनिमल सेल को अगर मैं बनाऊँ तो मैं एक रफली बना रहा हूँ, उतना ज़्यादा
मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ कि सेंटर में एक डेंस स्ट्रक्चर होगा। इस डेंस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे न्यूक्लियस। इस डेंस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी होंगे। मैं इसको दूसरे पेन से बना दूँ ज़रा। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी होगा और मैं न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम भी होगा। वो डिपेंड करता है कि सेल कौन से स्टेज में है अभी। तो ये सेंटर वाला स्ट्रक्चर है, इसे हमने क्या नाम दिया? इसे हमने नाम दिया न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के भी काफ़ी पार्ट्स होते हैं, वो मैं जब न्यूक्लियस पढ़ाऊंगा आपको तब मैं आपको समझा दूंगा। तो सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से ही ठीक, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से ही ठीक अटैच्ड होगा, बिल्कुल न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से ही अटैच्ड होगा। इस तरह से एक स्ट्रक्चर अटैच्ड होगा जिसको हम नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस टाइप के स्ट्रक्चर को मैं क्या नाम दूंगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम आके बैठ जाए, इस तरह से अगर राइबोसोम आके बैठ जाए, तो है तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही, चूंकि इस पे राइबोसोम आके बैठ चुका है तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम एक नाम देंगे। इसको हम नाम देंगे, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मगर ये कैसा है? तो ये रफ है, इसको नाम देंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चूंकि यहाँ पर राइबोसोम एब्सेंट है तो इस वाले पार्ट को, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ इस टाइप का स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं गोल्गी बॉडी। अब गोल्गी बॉडी के पास 2-3 टाइप के, एक होता है सिस्टन, एक होता है वेसिकल्स। तो इस वाले को मैंने मेनली क्या कहा? गोल्गी बॉडी कहा, और इस छोटे वाले को क्या कहा? वेसिकल्स कह दिया। इसके वॉल्यूम में जो फ्लूइड होगा, मतलब यहाँ क्या है? फ्लूइड है, खाली स्पेस है, तो यहाँ पर क्या है? फ्लूइड है, खाली स्पेस है तो यहाँ फ्लूइड है। इस फ्लूइड को हमने नाम दिया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म नाम दिया। जो बाहर की जो कवरिंग है, जो लेयर है, इसको हम नाम देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए मैंने आपको सभी बातों को बता रखा है ऑलरेडी, तो आपको चीज़ें समझ में आ ही रही होंगी, फिर भी मैं आपको और ज़्यादा क्लियर करवाने के लिए इस तरह से समझा देने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, इसके साथ ही साथ इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर तो होगा ही जो राइबोसोम है, साथ ही साथ राइबोसोम्स कुछ सेल के वॉल्यूम में भी होंगे, कुछ राइबोसोम्स सेल के वॉल्यूम में भी होंगे, और इन राइबोसोम को बोला जाएगा, इनको भी राइबोसोम ही बोला जाएगा मगर थोड़े टाइप्स इनके अलग होते हैं। राइबोसोम्स थोड़े अलग होते हैं। क्या डिफरेंस होता है इस राइबोसोम में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर वाले राइबोसोम में, ये मैं आपको आगे समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ जिसको मैं नाम दे रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? तो ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारा क्या है? ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे सेल में आपको बताना था और मैंने आपको बताया। अब सेल ऑर्गेनेल्स जैसे हो गया क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर नहीं पाया जाएगा, है ना, और सेल वॉल यहाँ नहीं पाया जाएगा जो कि प्लांट सेल में पाया जाएगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स पूछ ले जाते हैं आपसे कि कौन सा स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा या सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक इस टाइप का स्ट्रक्चर बना देता हूँ जिसको आप वेसिकल्स का भी नाम दे दो। वेसिकल्स, सॉरी, लाइसोसोम। वेसिकल्स मैंने बोल ही दिया ऑलरेडी, तो आप इसे क्या नाम दे दो? आप इसे नाम दे दो लाइसोसोम का नाम दे दो, लाइसोसोम। देखिए इन सभी को आइदर इट इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वेसिकल्स, इन सभी को एक पर्टिकुलर नाम बोला जाता है सेल ऑर्गेनेल्स। तो ये सभी इकट्ठा मिला के क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स है। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि सेल ऑर्गेनेल्स के अगर आप एग्जाम्पल दो, तो सेल ऑर्गेनेल्स टोटल 3 टाइप के होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स टोटल 3 टाइप के होते हैं। एक सेल ऑर्गेनेल्स ऐसा होगा जिसके पास 2 लेयर की कवरिंग होगी, डबल मेम्ब्रेन होगा, जिसके पास डबल मेम्ब्रेन होगा। एक सेल लेयर ऐसा होगा जिसके पास डबल मेम्ब्रेन होगा। एक सेल ऑर्गेनेल ऐसा होगा जिसके पास सिंगल मेम्ब्रेन होगा, और एक सेल ऑर्गेनेल ऐसा होगा जिसके पास नो मेम्ब्रेन होगा।
नो मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा। तो जो भी सेल ऑर्गेनेल जिनके पास, ऐसे सेल ऑर्गेनेल जिनके पास डबल मेम्ब्रेन होते हैं, उनके नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। तो वो नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास क्या होता है, न्यूक्लियस के पास मेनली डबल मेम्ब्रेन होते हैं। उसके बाद हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास डबल मेम्ब्रेन होते हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। और एक है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिनके पास डबल मेम्ब्रेन होते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेल के अगर नाम मैं आपसे पूछूं तो आप यहाँ पर कहोगे, सिंगल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेल्स के नाम मैं आपसे पूछता हूँ तो यहाँ पर आप कहोगे कि गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब दोनों आ गया है इसमें, रफ भी आ चुका है और स्मूथ भी आ चुका है। लाइजोसोम है ना, वेसिकल्स, दीज आर द सेल ऑर्गेनेल्स विच हैव ओनली वन मेम्ब्रेन इन देयर आउटर सरफेस। अब हम अगर बात करें नो मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेल्स की, ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स जिनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, तो वो है राइबोसोम। तो राइबोसोम के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। राइबोसोम, बेसल बॉडी है ना, सेंट्रियोल, इंक्लूजन बॉडी, राइबोसोम, बेसल बॉडी, इंक्लूजन बॉडी और न्यूक्लियोलस। ये क्या है इंक्लूजन बॉडी, न्यूक्लियोलस, इनको मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। अभी तो मैंने सेल की शुरुआत ही करी है, आगे मैं सेल में और भी डिटेल में चीज़ों को पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या क्या स्ट्रक्चर्स है और क्या सिंगल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन का क्या ये मांझरा है। और यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं, तो आपको उन क्वेश्चंस को भी देख करके समझ में आ जाएगा कि हाँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कहाँ से किस लेवल पे पढ़ाया जा रहा है, कितना ऑथेंटिक है, क्योंकि आपके यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आपके क्वेश्चंस आए तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें भी पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आगे आपको चीज़ों को और अच्छे समझाया जाए। क्या बोला गया है यहाँ पर, आप देखो। अगर तो हमने किसको देख लिया, हमने एनिमल सेल को देख लिया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ प्लांट सेल को बना करके। प्लांट सेल को अगर दिखा दूंगा मैं आपको, तो फिर हम लोग चलेंगे आगे और थ्योरी को भी पढ़ेंगे। तो देखिए प्लांट सेल में अगर मैं बातें करूँ तो प्लांट सेल में मेनली जो दो लेयर था, एक था हमारा सेल वॉल और एक था क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मैंने मान लीजिए ये जो बाहर वाला जो मैंने बनाया है ये सेल वॉल है, और अंदर मैं बना रहा हूँ ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो डबल लेयर है। सबसे पहले बाहर वाला क्या है, सेल वॉल है। यहाँ मैं इसको बिल्कुल रफली बना रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, क्रैश कोर्स के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मगर मैं कंटेंट पूरा दे रहा हूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ पर टाइम को बचा करके पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये है हमारा सेल वॉल, ये है क्या, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियस के अंदर के डिटेल्स को मैं नहीं बोलूँगा यहाँ पर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स भी होंगे, नहीं बोलूँगा। गोल्जी बॉडी भी होगा, नहीं बोलूँगा क्योंकि ऑलरेडी बोल रखा है। वेसिकल्स भी होंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो कि कहीं ना कहीं प्लांट में होता है और एनिमल में नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा, साथ में क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट में होता है और एनिमल में नहीं होता है। तो ये भी एक स्ट्रक्चर है जिनको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझिए, क्लोरोप्लास्ट। तो मैंने आपको क्या बता दिया, प्लांट बता रखा है, एनिमल बता रखा है, सेल ऑर्गेनेल्स की डिटेल्स मैंने आपको बता दी। अब हम बातें करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया में टोटल 3 लेयर आपने देखा था। बैक्टीरिया में आपने टोटल 3 लेयर को देखा था। एक लेयर ये था। अब मैं इसको ज़रा कॉपी कर लूँ, ठीक है, और इसको ही मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ और इसको इसके ऊपर रख देता हूँ। टोटल 3 लेयर हो गए हमारे, ठीक है। चलिए 2 लेयर, एक और लेयर बनाना है मुझे, तो मैं फिर से इसको एक बार को कॉपी कर लेता हूँ, या कॉपी तो ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ,
क्योंकि 3 लेयर बनाने हैं मुझे। तो ये हमारा थोड़ा और बड़ा करना होगा। तो ये हो गया हमारा 3 लेयर। अब 3 लेयर में आपको चीज़ों को समझना है कि सबसे अंदर वाला जो लेयर था, जो कि एनिमल सेल के जैसा ही था, तो वो लेयर क्या था हमारा? सबसे अंदर वाला लेयर, सबसे इनरमोस्ट लेयर, वो था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि कहाँ था? जो कि एनिमल सेल में भी हुआ करता था, प्लांट में हुआ करता था और बैक्टीरिया में भी है। उसके बाद वाले मेम्ब्रेन को, उसके बाद वाले लेयर को मैंने क्या कहा? सेल वॉल, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में और बैक्टीरिया में है, जो कि एनिमल में नहीं था, तो सेल वॉल। और सबसे आउटर लेयर जिसको मैं नाम दूंगा कैप्सूल, जो कि टफ भी हो सकता है और स्मूथ भी हो सकता है, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है बात, मगर आप समझिए यहाँ पर कि सबसे बाहर वाले क्या बोलूँगा मैं? कैप्सूल कहूँगा। तो ये 3 लेयर है बैक्टीरिया के। अब बैक्टीरिया में चूंकि डीएनए था मगर न्यूक्लियस एब्सेंट था, तो डीएनए ही बहुत हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर टाइप का होगा। इसको हम नाम देंगे न्यूक्लियोइड्स। न्यूक्लियोइड्स। और बैक्टीरिया में एक स्ट्रक्चर यहाँ से डेवलप हो रहा था जिसको हमने नाम दिया था क्या? फ्लाजेला। फ्लाजेला 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस बैक्टीरिया के बारे में बातें कर रहे हो। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ इसको? फ्लाजेला। तो ये है हमारा फ्लाजेला। बैक्टीरिया के पास ऐसे कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे जिनके पास भी सेल मेम्ब्रेन है। यानी कि देखिए, मैंने आपको अभी पढ़ाया कि सेल मेम्ब्रेन किन के पास है? तो न्यूक्लियस के पास है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास है, क्लोरोप्लास्ट के पास है, गोल्जी बॉडी के पास है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास है, लाइसोसोम के पास है, वेसिकल्स के पास है। मतलब इनके पास सेल ऑर्गेनेल्स, इन सेल ऑर्गेनेल्स के पास सेल मेम्ब्रेन है। तो ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो बैक्टीरिया में फिर कौन प्रेजेंट होंगे? तो बैक्टीरिया में ये सब प्रेजेंट होंगे। बेसल बॉडी होगा, सेंट्रियोल होगा, न्यूक्लियोलस हो सकता है, नॉर्मली नहीं होता है, राइबोसोम, ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिनके पास सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है। तो बैक्टीरिया के पास भी साइटोप्लाज्म तो होगा, हाँ साइटोप्लाज्म तो होना ही है, क्योंकि साइटोप्लाज्म इसके सेल के वॉल्यूम में होगा। तो ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो मैंने साइटोप्लाज्म बना दिया। साथ ही साथ इनके पास अपने क्या होंगे? इसके अपने पास क्या होंगे? राइबोसोम्स होंगे, जो कि सेल, एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो ये हो गए बैक्टीरिया सेल, ये हो गया प्लांट सेल, ये हो गया एनिमल सेल, और ये हो गए कुछ उनके डिटेल्स। तो मैंने आपको काफ़ी चीज़ों को यहाँ पर समझा दिया है। अब मैं एक बार स्ट्रक्चर में चलता हूँ। स्ट्रक्चर में अगर एक बार चलूँगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आपने सभी चीज़ों को कंप्लीटली अच्छे से पढ़ रखा है, आपको कोई भी दिक्कतें यहाँ पर नहीं होंगी। तो यहाँ पर अब देखो, आपने बैक्टीरिया को मैंने पढ़ा रखा है, मैंने प्लांट को पढ़ा करके अभी समझा दिया, बैक्टीरिया सेल को भी मैंने आपको अभी समझा दिया, प्लांट को भी बता दिया, एनिमल को बता दिया, और बैक्टीरिया को भी बता दिया। अब हम बातें करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल में अगर आप बातें करो तो ये कुछ सेल ऑर्गेनेल्स है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं सभी स्ट्रक्चर्स होते हैं। साइटोसोल होता है सेल ऑर्गेनेल्स में। अगर बातें करो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सभी क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स है। सेंट्रोजोम, साइटोस्केलेटन, ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स है जो मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा। अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग एक एक करके, देखिए ये कहीं ना कहीं सरफेस स्ट्रक्चर है और ये सब साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? एक एक करके सभी सेल ऑर्गेनेल्स को मैं आपको समझाता हूँ, और फिर उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उनको भी मैं डिस्कस करूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ सभी सेल ऑर्गेनेल्स, और उनसे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, मैंने उन सभी को यहाँ पर रखा है, तो उन सभी को मैं डिस्कस करूँगा, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो पाए, और मैं जल्दी से बायोलॉजी को भी कंप्लीट कर दूँगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन को, और हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन पे 4 चांद लगाइए। मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Learning with Vivaswan Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.